पाठ की चैप्टर नंबर 6 है, नाम है दहन और ज्वाला। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियाँ की सूची बनाइए। तो इसमें बताना है कि ईंधन की आवश्यकता होती है दहन में, और वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और पचलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके आसपास के वातावरण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, वायु में प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों में काम आने वाले जो एक ईंधन है उसमें कौन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और ये है सीएनजी भी होता है, द्रवित उसमें लिक्विड हो जाती है एलपीजी, और घरों में तो ऐसे सीएनजी काम आएगी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान तक गर्म करना आवश्यक होता है, तब जाके वो जलता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जो पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। नेक्स्ट है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जैसे सीएनजी होती है वह गैस एक स्वच्छ ईंधन है, और पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन की तरह हानिकारक जो गैसें होती है उसको उत्पन्न कम करती है, उनकी मात्रा में कम उत्पन्न करती तो है लेकिन कम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट एक कारण बताना है। तो पहला है कि विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि बिजली जो करंट का अच्छा फ्लो करती है, जिसे आग बुझाने के लिए इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें झटका भी लग सकता है बुझाने वाले को, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? कैसे बताना है। लकड़ी की तुलना में एलपीजी का अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी। ये जलने पर जो मध्यम दर से आसानी के साथ जल जाता है, और इससे जो प्रदूषण है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के जो चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण बताना है। कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो उसके चारों ओर से कागज़ लपेटने पर वो आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज़ का प्रज्वलन ताप में वो कम है, जबकि एल्यूमिनियम से लिपट जाने के बाद वो उसका जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो जाती है उसकी तुलना में। नेक्स्ट बताना आपको ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के एल प्रति केजी के मान को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो CO2 ऑक्सीजन की तुलना में जो भारी गैस होती है इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है कि आग को कंबल की तरीके से ढक लेती है, और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क कट जाता है, जिससे आग को नियंत्रण करने में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है कि हरी पत्तियों को ढेर में जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हरी पत्तियां जो तुलना में सूखी पत्तियों का जो प्रज्वलन ताप है, जलने का जो तापमान है वो कम होता है, इसलिए वो सूखी पत्तियां जल्दी जल जाती हैं, जबकि गीली पत्तियों को जलाने में परेशानी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। स्वर्णकाल ज्वाला के जो बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं ताकि वो जो सोना व चांदी होती है वो पिघल जाए। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग में 4.5 किलो 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा 180 किलो जूल तथा ईंधन का तापीय मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको बता रखा है कि इस प्रकार से 1,80,000 किलो जूल प्रति 4.5 kg। तो इसको उसमें भाग लगाना है, क्योंकि उसका मान होता है कि उसमें उत्पन्न उष्मा बटे हुए उसमें उपयोग किया गया ईंधन कितना उपयोग किया गया। तो उसका उसमें मान ये आ गया आपके सामने 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इतनी उसमें प्रज्वलन ताप की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, इसकी विवेचन करनी है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के दौरान गर्मी भी उत्पन्न होती है। जंग लगने से क्या होता है कि दौरान गर्मी नहीं निकलती है, जबकि लोहे की जो परत है उसके ऊपर एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसलिए यह धीमा प्रक्रम है, धीमा दहन प्रक्रम है। दहन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन धीमा दहन प्रक्रम है। नेक्स्ट है कि अबिदा और रमेश ने एक प्रयोग में किया, जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया, और उसमें अबिदा ने बीकर में मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, और रमेश ने बीकर के ज्वाला के सबसे बाहरी पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो रमेश का पानी तेजी से गर्म होगा, क्योंकि क्या होगा कि क्योंकि आग का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जैसे आग की लो होती है इस प्रकार से, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वाले हिस्से में गर्मी कम रहती है, क्योंकि ये नज़दीक रहता है इस बर्नर के, जबकि यहाँ वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझ लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। विज्ञान पाठ नंबर है 7 इसका, और नाम है पौधों और जानवरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कैसे है, इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, बताना है कि क्या है और किस प्रकार है। तो पहला है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसी जगह होती हैं जहाँ केवल वन्य जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जैव मंडल की बात करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ हर प्रकार से लुप्तप्राय जो प्राणी होते हैं उसकी सुरक्षा दी जाती है। अवैध शिकार और इनके जो बेचने की जो तरीका होता है वो उसको बंद करना, और वातावरण में जो दखल देते हैं लोग उसको बंद करना, और यहाँ जो पर्यटक होते हैं उनके जो प्रयोग का जो के हिसाब से उनको केंद्र बनाया जाता है कि यहाँ देख सकें, जिससे पैसे की आमदनी भी हो, इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है। अब भैया वन्य प्राणी उद्यान में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो जो ख़त्म होने के कगार पर रह रहे होते हैं उनको वहाँ पर लाया जाता है। नेक्स्ट है कि वनोन्मूलन पर निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि वनोन्मूलन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर। पहला है वन प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव वन प्राणियों पर इन पर पड़ता है। हर एक प्राणी एक दूसरे प्राणी पर निर्भर रहता है, और वनोन्मूलन की वजह से प्राणियों की संख्या में जो कटौती हो जाती है, यानी कि उनकी जो बढ़ोतरी हो रही होती है वो कम हो जाती है, प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। और उच्च स्तरीय और उच्च कोशिकाएं तंत्र वाले प्राणी, जो निचले स्तर वाले प्राणी होते हैं उनको उन पर ऊपर निर्भर होते हैं, वे सभी पेड़ पौधों और अपने भोजन और जीवन यापन करने के लिए उन पर निर्भर होते हैं, जो इनमें कमी हो जाएगी तो ये दिक्कत उनके यहाँ पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में, वनोन्मूलन पर्यावरण पर ही भारी प्रभाव डालता है। पेड़ पौधों की कटाई की वजह से जमीन ढीली पड़ जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव जो उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे बाढ़ वगैरह आ जाती है। परिणाम स्वरूप सारे जो वन हैं उसमें जो मृदा के गुण होते हैं, उनके पोषक तत्व होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी। तो अगली पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन की वजह से आने वाली पीढ़ी पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने लग जाएगी, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल की जो गैसें हैं वो जहरीली हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, गर्माहट बढ़ जाएगी, और खान पान की जो उपलब्धता है वो उसमें कमी आ जाएगी। ज़मीन के उपजाऊपन में कमी आ जाएगी, जिससे भोजन पैदा करना मुश्किल हो जाएगा, और जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बाढ़ आने लग जाएगी। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा सवाल कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों, इसके बारे में बताना है। तो सुरक्षित वन वह है जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों और अन्य प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इनको बनाया जाता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए। वनों के आसपास आदिवासियों का बसेरा होता है, और अक्सर वही लोग सुरक्षा सीमा के उल्लंघन करते हुए वनों में घुस जाते हैं और अपने मतलब के लिए मनचाहे पेड़ पौधे प्राणियों को काट देते हैं, विनाश कर देते हैं उनके फल फूल लकड़ी मांस चमड़ा हड्डियाँ आदि इनका संग्रह करते हैं और बाजार में बेचते हैं, ताकि उनका जीवन यापन करने का जो माध्यम है उनका यही है। कुछ इलाकों की में आदिवासी इतने हानिकारक होते हैं कि वे बाहरी इलाकों के लोगों के लिए बाधी बन जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इंसानों के लिए वह संकट बन जाते हैं, और उन जगहों को उन श्रेणियों में रखा गया है जब सबसे भीतर वाले प्राणियों इस श्रेणियों में इंसान को जाना जाता है। सबसे बाहर वाले हिस्सों में क्या आएगा, पर्यटक आएंगे तो उनको भी दिक्कत आएगी और वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो ये तो इसके सारे क्वेश्चन। विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 8वां, नाम है कोशिका संरचना और प्रकार्य। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो साथ में मैं इंपॉर्टेंट नोट्स लगाते जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको वो नोट कर लेना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहला सवाल है इसमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला है कि एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाम ही है एक कोशिक, तो उसमें एक कोशिका ही पाई जाएगी। दूसरा है पेशी कोशिका संख्यांकित होती है। देखिए पेशियाँ जैसे हाथ हो गया अपना, ये हाथ हो गया, तो इसके अंदर जो ये हड्डियाँ टाइप इस तरीके से होती है जिसको मसल्स बोलते हैं, उठी हुई इस तरीके से रहती है, हाथ को अगर आप दबाओगे तो वो होती है पेशी कोशिकाएँ। तो वो शाखाओं में नहीं होती, वो एक ही लंबी की लंबी होती है, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं इसका गया वाला। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी जीव की जो मूल संरचना का जो जीव की मूल संरचना अंग है, तो ये गलत बात है, अंग नहीं, सबसे छोटा कोशिका होता है। तो कोशिका की अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अमीबा इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव तंत्रिका नामक चित्र बनाइए और इसके तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा जो कार्य किया जाता है वो बताइए। तो सबसे पहले मैं इसके कार्य बता देता हूँ और इसका चित्र मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके कोशिका आमतौर पर एक न्यूरॉन से संदेश का जो आयोजन करती है और बदले में मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न भागों को संदेश पहुंचाती है, और इसके विपरीत भी यही काम करती है। तो इस तरह से मस्तिष्क के शरीर को यह नियंत्रित करने का कार्य करती है, और यह इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। तो इसका चित्र देख लेते हैं हम। अब इस चित्र को आप देख रहे होंगे। इस चित्र में बता रखे हैं कि इस प्रकार से एक केंद्रक है, बीच में सेंटर, और ये इसको सिनेप्स वगैरह बोलते हैं। इसके बीच में डॉट्स है जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं।
ये कोशिका काय है जिसके अंदर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है एक तरीके से। ये ध्रुमिकाएँ हैं जो संदेश को जो पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक माध्यम से पहुंचाती है। तो ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो इस प्रकार से क्या संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने का कार्य होता है। जैसे आप किसी को भी टच करोगे किसी चीज़ को, तो वहाँ से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने का कार्य होगा। तो ये है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, चित्र को अच्छे से याद कर लेना। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो नोट पर लिखना है उसमें, जिसमें पहला है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है कि कोशिका द्रव्य वह यह केंद्र के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका का काम जो प्रमुख काम है वो करता है, या यह प्रमुख भाग भी है कोशिका का। इसके बिना मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह से भेजना नामुमकिन हो जाता है एक तरीके से। तो कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका का केंद्रक, अब केंद्रक मैंने बताया था आपको इस प्रकार से होता है, बीच में सेंटर में पाया जाता है। तो यह सेल का मुख्यालय होता है और आमतौर पर आकार में गोलाकार होता है। और इसमें कोशिकाओं की जो आनुवंशिक सामग्री होती है वो होती है हमारे आनुवंशिक सामग्री शरीर में गुणसूत्र के रूप में डीएनए के रूप में होती है, और यह वहाँ संरक्षित होती रहती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच जाती है। कि जैसे पता है कि पिता की जो शक्ल है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, तो वो किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से जो डीएनए होता है वहाँ जो ये स्टोर कर ली जाती है इस प्रकार की जानकारी को। नेक्स्ट है कि जो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे, लिक्विड के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से डॉट डॉट तरीके से अंदर पाए जाते हैं, लिक्विड भरा होता है इसके अंदर से। कोशिका में क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे वाले 2-3 क्वेश्चन ओपन भी इंपॉर्टेंट थे। गुणसूत्र के रूप में क्रोमोसोम नाभिक में पाए जाते हैं, जो बीच में सेंटर होता है नाभिक इस प्रकार से अंदर, तो यह नाभिक में पाए जाएंगे। गुणसूत्र आनुवंशिक सामग्री है जो सभी को संग्रहित करता है और सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे पहुंचाने का कार्य करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सजीवों में जो कोशिका की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और यह मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूँ कह दूँ इसको 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक जीव जो जीवित जीव है उसमें कोशिकाएं होती है, और पौधों या जानवर बैक्टीरिया से बना होता है, या कोई अन्य सूक्ष्म जीव सभी विभिन्न प्रकार के बने होते हैं। जिसमें सेल बैक्टीरिया जैसे सरल जीव हो गए, उनके पास एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी कार्य को करने के लिए, है ना। इसके लिए भी मूलभूत कोशिका की आवश्यकता पड़ेगी। शरीर के विभिन्न जटिल जो मनुष्य के कार्य हैं उनको करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं काम आती हैं। एक साथ ऊतकों और अंगों और अंग प्रणालियों का जो कार्य होता है उसको सही करने में। तो प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं आकार और कार्य उनके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो कोशिका हो गई वो सजीवों में कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक इकाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और दूसरे में नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% मान लेना इसको। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है जो केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरा पदार्थ जो रंग होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, उसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं या भोजन बनाने का कार्य करते हैं, और उसको विभिन्न भागों में फिर पहुँचाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट जो वो मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि ये 2 क्वेश्चन है, इसमें पहला दोनों ही 100% इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये दोनों ही। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रेखांकित चित्र बनाकर इसमें अलग अलग बताइए। तो चित्र आपको देख लेना है अपनी बुक से। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको, लेकिन आप देख लेना बुक से अंदर, और मैं इसमें अंतर है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम जंतु कोशिका के बारे में देख लेते हैं। जंतु कोशिका वे आमतौर पर आकार में छोटी होती है। जंतु के अंदर कोशिकाएं आकार में छोटी रहेगी। सेल की दीवारें अनुपस्थित होगी, दीवारें नहीं होगी उसमें, और प्लास्टिड अनुपस्थित रहेगा। प्लास्टिड जो लिक्विड भरा होता है वो उसमें नहीं होता है। वहीं अगर पादप कोशिका की बात करें, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं, उनमें आमतौर पर ये बड़ी होती हैं और सेल की दीवारें मौजूद होती है जिसमें सेल्यूलोज वगैरह पाया जाता है, और प्लास्टिक इसमें मौजूद होता है। तो इस प्रकार से 2-3 चीज़ें इसमें देख लेनी है, और चित्र मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी बुक से देख लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में आपको अंतर बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब इसका आंसर क्या वो देख लेते हैं एक करके। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स में अंतर बताना है। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक्स कोशिकीय हैं और केंद्रक को खराब तरीके से परिभाषित किया गया है, और परमाणु की अनुपस्थिति के कारण ही इसमें झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियस अनुपस्थित रहते हैं, न्यूक्लियस इसमें नहीं होते हैं, और बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल ये इसके अंदर ये पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनल जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये अनुपस्थित होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश यूकैरियोट्स बहुकोशिकीय होते हैं, उसमें एक कोशिका होता है जबकि इसमें बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें नाभिक अच्छी तरीके से परिभाषित होता है, उसमें नहीं होता है, उसमें सेंटर में नहीं पाया जाता है, जबकि यह सेंटर में पाया जाता है। और यह क्या परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें भी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसमें भी होता है। कवक पौधे, पशु कोशिकीय यूकैरियोट कोशिकाएं होती है इसमें। सेल ऑर्गेनल जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाए जाते हैं, इस प्रकार से मौजूद होते हैं। तो ये आपको इसमें से दोनों देख लेने हैं। आई होप कि अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे तो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें उसको। है उसका चैप्टर नंबर 9 है, नाम है जंतुओं में जनन। तो इसके हम बारे में हम पूरे पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में करते जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि जीवों में प्रजनन के महत्व की व्याख्या कीजिए, क्यों आवश्यक है। तो आंसर है कि प्रजनन इस पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि उसके अस्तित्व को, उसके जीवन को और उसकी प्रजाति को निरंतर बढ़ाए रखना, उसको जारी रखना और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए प्रजनन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु एक अंडाणु के संपर्क में आता है और शुक्राणु में से एक अंडे के साथ विलीन हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक होते हैं उसमें एक नाभिक में वो मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंडे में निषेचन का जो कार्य वो शुरू हो जाता है, जिसे युग्मनज बोला जाता है। और मानव में निषेचन प्रक्रिया महिला के शरीर के अंदर होती है और ये सब मादा के सब, अगर सभी जीवों की बात करें तो वो मादा के अंदर ही ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तीसरा सवाल। उसमें लिखा गया है कि उसमें उपयुक्त जो उत्तर आपको देना है कि आंतरिक निषेचन होता है किस में होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महिला के शरीर में, महिला के शरीर के बाहर, पुरुष में और पुरुष के शरीर के बाहर। तो ये इसका आंसर होगा महिला के शरीर के अंदर उसका आंतरिक निषेचन होता है, जैसे मैंने पहले ऊपर आपको बताया है। नेक्स्ट है कि एक टेडपोल की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में जो विकसित होता है वो क्या है, निषेचन, कायापलट, एम्बेंडिंग या नवोदित। तो वो क्या होती है, वो कायापलट होती है। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में नाभिक की संख्या होती है। तो युग्मनज की बात करें, नाभिक तो उसमें एक ही होगा, आपको पता है जब नाभिक की बात हो रही नाभिक एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ये चीज़ है एक ये चीज़ है, दोनों आपस में मिल जाने के बाद पूरी एक इस प्रकार से बन जाएगी। तो उसका नाभिक सेंटर ऑफ मास होगा, बीच होगा। अब इसमें आपको गलत और सही बताने हैं। पहला है कि ओवीपेरस जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों को जन्म देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, जन्म नहीं देते हैं। पहले शुक्राणु एक कोशिका है, बिल्कुल सत्य बात है, ये प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका होती है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य बात है। नेक्स्ट है कि एक नया मानव व्यक्ति युग्मक नामक कोशिका से विकसित होता है, ये गलत बात है, युग्मक कोशिका से विकसित नहीं होता है। निषेचन के बाद दिया गया एक अंडा एक कोशिका से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। निषेचन के बाद अंडा पूरा एक इस प्रकार से बन जाता है। अमीबा नवेदित होकर प्रजनन करता है, गलत बात है, नवेदित नहीं होकर यह नहीं करता। आपने पढ़ा होगा पार्ट के अंदर, वहाँ से आप अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है, बिल्कुल अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है। बाइनरी विखंडन में लैंगिक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, बिल्कुल। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, किसमें बनता है, क्या बनता है, क्या हाँ बनता है, बिल्कुल। एक भ्रूण एक कोशिका से बना होता है, गलत बात है, कोशिका से मिलकर नहीं, कोशिका के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है उससे मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, आपको इसको 100% वाला इंपॉर्टेंट मान लीजिए। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए और जंतुओं में लैंगिक जनन की 2 विधियाँ का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ मैं, 100% इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसको पढ़ते हैं हम। आंसर है इसका कि जनन की जो वह विधि जिसमें एक ही जनक शामिल होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, सेक्स कोशिकाएं होती है, युग्मक का उत्पादन नहीं होता है उसमें, और युग्मनज या संतानों के प्रजनन के लिए युग्मकों का कोई संलयन नहीं होता है, यानी कि सिंगल व्यक्ति रहता है। अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, खमीर हो गया, तारा मछली, स्पंज, इस प्रकार की इनमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला इसका जो 2 तरीके हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला है बाइनरी विखंडन। इसमें क्या होता है कि बाइनरी विखंडन में एक जो मूल कोशिका होती है, जैसे अमीबा की तरह 2 समान व्यक्तिगत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि 2, जैसे इस प्रकार से एक मूल ये है, तो इस प्रकार से क्या होगा, अगली बार में इस प्रकार से वो अलग अलग 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और प्रत्येक में एक नाभिक हो जाता है, वो अलग अलग विकसित हो जाता है। जैसे पहले नाभिक यहाँ था, है ना, इसमें नाभिक था, तो इसमें भी अब एक एक नाभिक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है इसका, बंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि बंडिंग में क्या होता है कि जब नींव कली नामक एक उभार विकसित होता है, वह आगे एक वयस्क जीव को विकसित करता है और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए खुद को मूल शरीर से वह अलग कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है कि जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा एक पौधा होता है ना, आपको देखा होगा इस प्रकार से हाइड्रा बना होता है, तो वो अपने ही शरीर से, यहाँ से एक और लगा दूँ मैं इसको, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से पैदा हो गया हो,
तो इस प्रकार से वो होता है। आप चित्र उसका अपनी बुक से देख लेंगे। तो नेक्स्ट है कि भ्रूण किस मादा प्रजनन अंग में स्थापित होता है, तो वो गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कायापलट क्या है, उदाहरण दो। ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि कायापलट क्या, डायरेक्ट से पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि एक अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उभयचर जीव चक्र के दौरान एक जानवर में शरीर में अचानक और अचानक परिवर्तन से जुड़े लार्वा के वयस्क में परिवर्तन को कायापलट कहते हैं, एकदम से पलट जाना। तो यानी कि मेंढक और तितली, ये इसमें क्या रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, इसलिए इसको अपने अकशेरुकी, कशेरुकी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है जो मेन सेंटर होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, इसलिए इनको अकशेरुकी जीव कहा जाता है। और उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं, इसलिए इनको उभयचर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने। आई होप की वीडियो पसंद आएगी और क्वेश्चन आंसर भी सारे पसंद आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस देख लेना, सारे के सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 10वां है, नाम है किशोरावस्था तक पहुँचना, यानी कि जो टीनेज एज है उसके बारे में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं और बताना है सब क्वेश्चन आंसर के जवाब। हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे साथ साथ में। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जो लिक्विड निकलता है वो ग्रंथ, जो उनको क्या कहते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तित कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रजनन की परिपक्वता आती है और किशोरावस्था कहलाती है। तो या यूँ कहूँ मैं कि जिसके पीछे टीन लगा है ना, कैसे 11 के बाद आता है 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 के पीछे क्या आता है टीन, फिर इसी प्रकार से 14, जिसके पीछे पीछे टीन आ रहा ना, वो किशोरावस्था की उम्र है। आपको याद करने के लिए अच्छा सा एक उपाय है। नेक्स्ट है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म क्या होता है समझाना है। तो जो महिलाओं में जब अंडे की शुरुआत होती है, अंडा परिपक्व हो जाता है, तो उसको जो उसकी परिपक्वता होती है वो 28 दिन से 30 दिन की होती है। जब एक बार अंडाशय से जो अंडा जारी होता है तो उसकी अवधि के दौरान निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है और इसे निषेचित किया जाता है, तो यह विकसित होना शुरू हो जाता है और इसका परिणाम गर्भावस्था में होता है। यह निषेचन नहीं हो पाता है तो अंडाणु क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो निकल जाता है रक्त वाहिनियों के बाहर से, वहाँ से निकल जाता है, रक्तस्राव के हिसाब से निकल जाता है। और जब इस अवधि को हम क्या कहेंगे, मासिक धर्म कहेंगे। यह 28 से 30 दिनों की होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यौवन आरंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन की सूची बनानी है आपको। तो उन सूची में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आपको एक एक करके लिखनी है। तो सबसे पहले पढ़ते हम, लड़के और लड़कियों में उसकी लंबाई में अचानक परिवर्तन आ जाता है और शरीर में भी परिवर्तन आ जाता है, उनकी ऊंचाई में, वजन में। लड़कों की आवाज़ कर्कश हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ तेज़ हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियाँ जो है वो विकसित हो जाती हैं। और इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है यहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपको सही बताना है कि किशोरावस्था को सावधान रहना चाहिए किशोरों को, वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि तो इसके लिए क्या कौन सा ये 4 ऑप्शन में सही है, तो उनके लिए शरीर में तेज़ी से हो रहे परिवर्तन के लिए उचित आहार की जो जरूरत होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है कि महिलाओं में प्रजनन उम्र तब शुरू होती है जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तब उनके प्रजनन की उम्र शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि किशोरों के लिए कौन सा भोजन सही है, तो उनके लिए क्या होता है कि दाल, चपाती, सब्जी, ये वाला जिसमें अच्छे से प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह होते हैं, वो जरूरी है। टिप्पणी कीजिए इन पर। एडम्स का सेव मतलब यौवन के दौरान आवाज़ बॉक्स का यानी स्वतंत्र का जो उसमें परिवर्तन हो जाना, उसके आकार में या उसकी आवाज़ में परिवर्तन होना, उसको कहते हैं एडम्स का सेव। लड़कों में वॉइस बॉक्स में जो गर्दन के नीचे होते हैं ना, वो उसकी ठोड़ी का निकल जाना, बाहर की तरफ निकल जाती है, इसे अक्सर हम एडम का सेव कहते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसका मतलब क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का वे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक पुरुष को एक महिला से उसको अलग करते हैं कि ये अलग पुरुष है और ये महिला है। तो ये उनको अलग करने के लिए जो लक्षण होते हैं उनको द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अजन्मे बच्चे के लिंग निर्धारण, तो उसके लिए लिंग निर्धारण कैसे होगा, तो जब एक बच्चे का लिंग चाहे वह नर हो या मादा निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है। जैसे उसमें क्या होता है कि 23 गुणसूत्र हैं ना, टोटल 23 गुणसूत्र हैं, जिसमें से क्या होता है कि टोटल जोड़े की बात करें तो 46 हो जाएंगे, जिसमें एक XX होगा और दूसरा XY होगा। जब XX होगा तो इसका मतलब वो लड़की है, जब XY होगा तो उसका मतलब वह लड़का है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें गुणसूत्र में क्या होता है कि क्रोमोसोम में आपस में इस प्रकार से निषेचन होता है, तो वहाँ से अपन देख पाते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये आगे आपके पाठ में पढ़ा दिया गया, वैसे तो उसको मैं नॉर्मली इसको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने सारे क्वेश्चन आंसर को देखा, पढ़ा और समझा। इसका चैप्टर नंबर 11वां नाम है बल तथा दाब। इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वस्तुओं की गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रत्येक स्थिति के 2-2 उदाहरण दीजिए, जिसमें आप धक्का देते हैं या खींचते हैं, यानी कि आपको 2-2 उदाहरण देने हैं, जिसमें एक में धक्का लगा रहे हैं और एक में आप उसको खींच रहे हैं। तो उसका पहला उदाहरण है धक्का लगाने का।
तो जब हम दराज को धक्का देकर बंद करते हैं। दूसरा है हम लकड़ी के बक्से को धक्का देकर उसको हिलाते हैं। और खींचने वाले में हम रस्सी खींचकर जो कुएं से पानी निकालते हैं और घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है, वो भी खींचता ही है उसी को। तो इस प्रकार से आपको दोनों कर लेने। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि उन स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिसमें आरोपित बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा है। और यानी कि जब जो बल लगा रहे ना तो वो उसके आकार में परिवर्तन कर रहा है। जैसे पहले इतनी सी छोटी सी चीज़ थी वो बड़ी हो गई, तो ऐसा आपको उदाहरण बताना है। तो ऐसा उदाहरण कैसे बताएंगे कि जब हम रबड़ को फैलाते हैं या खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। जैसे पहले इतना सा था तो पहले खींचने के बाद इतना सा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आकार चेंज हो रहा है उसका। इसी प्रकार जब हम गीली मिट्टी पर बल लगाते हैं तो उसका भी आकार बदल जाता है। जो इतना सा ढेर था वो गीली मिट्टी को दबाने पर इतना सा हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको बताना है। नेक्स्ट है तीसरा सवाल इसका, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला है कि एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी पर क्या करना पड़ेगा, रस्सी को खींचना पड़ेगा, रस्सी को खींच पर उसको बल लगाना पड़ेगा। दूसरा है कि एक चार्ज शरीर दूसरे अज्ञात शरीर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा ना तो दूसरा अज्ञात होगा, तो अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये आपको चीज़ पता होगी। नेक्स्ट है कि एक भरी हुई ट्रॉली को स्थानांतरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भरी हुई ट्रॉली को धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से वो हट पाएगी। नेक्स्ट है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा। तो अगर एक ही इसका भी प्लस और इसका भी प्लस है तो दोनों क्या होंगे, दोनों को बीच में आकर्षण नहीं विकर्षण उत्पन्न होगा, दोनों अपने आप को दूर करेंगे। नेक्स्ट है चौथा सवाल कि जब लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए एक तीरंदाज अपने धनुष को फैलाते हैं तो वह तीर छोड़ती है, फिर तीर छोड़ती है और जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके निम्नलिखित बयानों में अंतराल में भरिए। ये आपको अंतराल दे रखिए, उसके अंदर आपको इन शब्दों को भरना है। जो ये शब्द लिखे हैं जिसमें पेशी, संपर्क, गैर संपर्क, इस प्रकार के ये शब्द आपको इन बीच में भरने हैं। तो धनुष को फैलाने के लिए आर्चर एक बल लागू करता है। इसके लिए उसमें क्या करता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले वो जैसे ये इतना था तो जब खींचने के बाद इतना बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है कि धनुष को फैलाने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, वो अपने हाथों से बल लगा रहा, तो इसका मतलब वो पेशीय बल है। नेक्स्ट क्या है कि तीर की गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बल, कि उसकी स्थिति पहले क्या थी अब चेंज हो गई, तो उसके लिए संपर्क बल होता है, वो उसकी स्थिति को बदल देता है। जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उस पर कार्य करने वाला बल, दो बल होंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लगता है पृथ्वी की तरफ, और दूसरा होगा वायु के खिलाफ चल रहा है वो घर्षण बल, क्योंकि वायु क्या करेगी, उसको जो तीर है उसको रोकने की कोशिश करेगी। अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो वायु के संपर्क में आने से उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो ये उसका घर्षण बल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब पांचवा सवाल। इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने पर एजेंट और वस्तु की पहचान करें, वह जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव को भी बताना है आपको। तो नींबू के एक टुकड़े को उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस निकाल दे, तो इसमें एजेंट उंगलियां हैं क्योंकि उंगलियां निकाल रही है, लेकिन वस्तु नींबू है और बल के प्रभाव से नींबू का आकार बदलता है। पहले बड़ा था तो उसमें से जूस निकलने के बाद वो छोटा सा हो गया। इसी प्रकार टूथपेस्ट है, पेस्ट निकालना, तो एजेंट उसमें ट्यूब को निचोड़ने वाला व्यक्ति की उंगलियां हो गई या खुद व्यक्ति हो गया, और वस्तु उसमें टूथपेस्ट हो गई। बल का जो प्रभाव है वो पहले आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला सेम की सेम चीज़ इसमें भी है क्योंकि उसके आकार में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार जबकि दूसरा सिरा जमीन मतलब दीवार से लगे हुए हुक पर है, तो जिसमें एजेंट लोड निलंबित है और वस्तु स्प्रिंग है, और भार के निलंबन में यानी कि इसमें भी आकार परिवर्तन हो रहा है। यानी स्प्रिंग पहले इतनी सी थी तो भार लगाने के बाद वो इतनी सी लंबी हो गई। ठीक है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर बार को साफ करने के लिए ऊंचाई पर छलांग लगाने वाला एथलीट, तो इसमें एथलीट की मांसपेशियां है ना वो जो एजेंट हो गई और वस्तु स्वयं एथलीट हो गया, जबकि बल के प्रभाव के कारण उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, उसकी गति और स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है कि एक लोहार उपकरण बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े से वार करता है। हथौड़े से लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को कैसे प्रभावित कर देता है, क्योंकि जैसे लोहे का टुकड़ा गर्म होता है और दूसरा हथौड़ा ठंडा होता है, तो एक ठंडा हथौड़ा उसके ऊपर पड़ेगा, तो यानी कि बल लगाया जा रहा है। बल लगाने से आपको पता है कि आकार में परिवर्तन होता है, तो इस आकार के परिवर्तन के कारण ही जो वो लोहार है वो औजार बना पाता है। नेक्स्ट है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को सिंथेटिक कपड़े के टुकड़े से रगड़ने पर एक दीवार के खिलाफ दबाया जा गया, पता चला कि गुब्बारा दीवार से चिपक गया, और गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होगा।
जिसके कारण वो सिंथेटिक कपड़े से रगड़ने के कारण उसमें वो बल आ जाता है, उसमें माइनस पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है, जब आपका हाथ में जमीनी स्तर से ऊपर पानी वाली प्लास्टिक की बाल्टी पर कार्य करने वाले बलों के नाम बताइए। तो इसमें बल होंगे जो बता देता हूँ। पहला बल होगा पेशीय बल, यानी कि अपन उसको उठाए हुए हैं तो अपने हाथों की पेशियाँ काम करिए। जबकि एक बल होगा जो उस बाल्टी को नीचे की ओर लाने के लिए मजबूर करेगा, वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि वो उसको ज़मीन पर लाने के लिए परिवर्तित कर रहा है। इस प्रकार से इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपको बताना है 9वां सवाल कि एक उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट को ऊपर से दागा जाता है। लॉन्चिंग पैड से निकलने के तुरंत बाद रॉकेट पर काम करने वाले 2 बल का नाम बताइए। तो जो पहला बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, यानी कि पृथ्वी का जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। और दूसरा है हवा, जो उसके विपरीत कार्य करेगी, यानी कि वो घर्षण बल होगा उसका, यानी कि हवा उसको नीचे लाने की कोशिश करेगी कि तू कोई मत जा आगे की तरफ। जब हम ड्रॉपर के बल्ब को पानी में रखे नोजल से दबाते हैं तो ड्रॉपर से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। जबकि हम बल्ब पर दबाव छोड़ते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी के बढ़ने का कारण बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कौन सा सही है? तो वायुमंडलीय दाब है वो सही है।